हेलो जी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन सेशन में। और एनसीईआरटी अध्ययन के क्रम में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 हम अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। और इसी क्रम में आज इसका 5वां क्लास है। ठीक है, 5वां क्लास है तो पीछे का 4 क्लास हो गया। तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पीछे के क्लास पढ़ लेंगे। अब देखिए, ये चैप्टर जो है वो किन के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, या फिर हिस्ट्री किन के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्लास 8 का जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होंगे, या फिर सीबीएसई बोर्ड के हैं, या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड के हैं, उनके लिए ये चैप्टर महत्वपूर्ण होने वाला है। या फिर यूपीएससी, बीपीएससी, या फिर स्टेट पीसीएस, या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ये चैप्टर। ठीक है, तो वो हमारे साथ बने रहेंगे, है ना। और अगर पीछे का वीडियो नहीं देखें तो जा करके थोड़ा सा पीछे का क्लास कर लेंगे। तो इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आगे बढ़ेंगे, और हम अध्ययन कर चुके थे किस प्रकार से एक व्यापार करने आई कंपनी शासक बन बैठती है ना। तो उसके बाद जो है वो शासक बनने के बाद वो भारत में किस प्रकार का बदलाव लेकर के आएगा, वो किस प्रकार से नई नीति लागू करेगा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे नए शासन की स्थापना, ब्रिटिश द्वारा नए शासन की स्थापना किया जा चुका था। और वो नए शासन के रूप में क्या क्या बदलाव करता है देखेंगे। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग्स जो था, इसका कार्यकाल 1773 से 85 तक रहेगा। ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर रहेगा, गवर्नर भी रहेगा, सॉरी, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनेगा। कि होता क्या है, भारत में जो ब्रिटिश का जो रहेगा ना, वो 3 अधीनस्थ क्षेत्र रहेगा। स्टार्टिंग में ब्रिटिश का 3 प्रेसिडेंसी बनेगा। एक मद्रास, इधर बम्बई प्रेसिडेंसी रहेगा, इधर मद्रास प्रेसिडेंसी रहेगा, और इधर कोलकाता प्रेसिडेंसी। तीनों प्रेसिडेंसियों में एक गवर्नर नियुक्त किया जाता था, एक अधिकारी की नियुक्ति होती थी। और वो तीनों अधिकारियों में से एक को ताकत ज़्यादा दे दिया गया। तीनों गवर्नर के रूप में कार्य करते थे, तीनों गवर्नर होते थे, उनके द्वारा संपूर्ण व्यापारिक और प्रशासनिक चीज़ों को नियंत्रण किया जाता। और उसी में से क्या किया गया, एक व्यक्ति को अधिकार ज़्यादा दे दिया गया इन तीनों गवर्नर में से। ठीक है, इन तीनों गवर्नर में से एक को सुप्रीम बना दिया गया। सुप्रीम किसको बना देगा, तो कोलकाता वाले को, कोलकाता वाले को गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल बना देगा। ठीक है, गवर्नर जनरल। और उसके तहत ये दोनों को कहेगा कि तुम इसका बात मानना, यानी कि ये दोनों का हेड बना देगा कोलकाता को। तो इस प्रकार से 1773 से 85 तक इसका कार्यकाल रहेगा वारेन हेस्टिंग्स का। और इसका महत्व भी काफ़ी था जी। यदि देखा जाए रॉबर्ट क्लाइव के बाद, तो ये भी काफ़ी महत्व था इसका भी। ठीक है, ब्रिटिश शासन की स्थापना में वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास के भी में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। वारेन हेस्टिंग्स जब तक आया था तब तक जो है बम्बई जो है वो बंगाल के क्षेत्र में तो अपना पाँव पसार ही चुका था। उसके अलावा बम्बई दहेज में मिला था जी इसको, है ना। और मद्रास को जो है पट्टे पर लिया था। कोलकाता को जीता था, 2 गो लड़ाई लड़ा जी कोलकाता के क्षेत्र में। एक प्लासी का लड़ाई लड़ेगा, और फिर आगे चल करके फिर बक्सर का लड़ाई लड़ेगा। तो कोलकाता को जीता था, और बम्बई दहेज में मिला था। और मद्रास प्रेसिडेंसी जो था वो पट्टे पर लेकर के मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाई में बटे थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। बोले ना, ये प्रशासकीय इकाई था। क्या था, प्रशासकीय इकाई था एक तरीके से। जो 3 प्रेसिडेंसी में बटा हुआ था, कोलकाता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के रूप में, तो क्या था, एक प्रशासकीय इकाई था, है ना। 3 प्रशासकीय इकाई था। पहला बम्बई, है ना, दूसरा कोलकाता, तीसरा मद्रास। और ये दोनों में सबसे सुप्रीम जो था वो कोलकाता प्रेसिडेंसी था। ठीक है, अभी हम बात किए थे कि बम्बई क्या मिला था, तो दहेज में मिला था। ये जब इंग्लैंड के राजा का शादी हो रहा था, ये महारानी कैथरीन से, पुर्तगाल की राजकुमारी से शादी हो रहा था, तो उसी में वहाँ दहेज में मिल गया। पुर्तगाल दहेज में दे दिया बम्बई का क्षेत्र। और बम्बई का क्षेत्र चूंकि राजा कुछ करता नहीं, इंग्लैंड का राजा, तब वो पट्टे पर दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो बम्बई भी उसका एक प्रेसिडेंसी बन गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी में पट्टे पर लेकर के वो व्यापारिक कंपनी की स्थापना करेगा, और मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना करेगा। वहाँ फ्रांसीसी से संघर्ष करने के दौरान
आंग्ल फ्रांसीसी जो लड़ाई चलेगा ना, उसी में वो स्ट्रांग परिस्थिति में आ जाएगा। फिर कोलकाता प्रेसिडेंसी अगर देखा जाए तो कोलकाता प्रेसिडेंसी तो बताएं प्लासी का युद्ध लड़ेगा वहाँ, बक्सर का युद्ध, और अंततः जीतेगा। तो प्रेसिडेंसी क्या था? तो प्रशासनिक इकाई था। 3 प्रेसिडेंसी थे, बंगाल, मद्रास और बम्बई बोले थे। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। अभी बताए थे कि सब कोई का वो गवर्नर शासन करता था, सब में का वो गवर्नर होता था। ठीक है, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। बोले थे कि इस दोनों का सुप्रीम था, गवर्नर जनरल जो था इसका सुप्रीम था, है ना। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासनिक सुधार किए, न्याय के क्षेत्र में उसने सुधार खास तौर पर उल्लेखनीय है। तो वारेन हेस्टिंग्स जो था वो काफ़ी प्रशासनिक सुधार किया, न्याय का क्षेत्र का सुधार जो है उसका काफ़ी चर्चित रहता है ना। 1772 में नई न्याय व्यवस्था स्थापित करेगा। इस प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालत बनाया गया। ठीक है, वो अदालत किस प्रकार का था तो देखेंगे, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। फौजदारी अदालत मुख्यतः उसको बोलते हैं, फौजदारी अदालत जो लड़ाई झगड़ा में जिसकी मारपीट का बात हो। ठीक है, मारपीट पर जो उतारू हो गया, मारपीट यानी कि हाथ लगा दिया, वो क्या हो गया? वो फौजदारी। और दीवानी अदालत उसको बोलते हैं जो सिर्फ बातों से लड़ा जाता है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। फौजदारी अदालत किसे बोलते हैं? फौजदारी कानून, फौजदारी अदालत, मतलब फौजदारी का संबंध निम्न रूप मतलब मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है? तो मारपीट से, यानी कि आप कितना भी लड़ाई कर लिए जुबान से, वो फौजदारी में नहीं जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप उसके बीच में लाठी डंडा ये सब का प्रयोग कर लेते हैं तो वो चला जाएगा। ठीक है, फौजदारी में। लेकिन जब तक बात तक रहेगा तब तक वो किस में रहेगा? वो रहेगा दीवानी में। ठीक है, दीवानी मुकदमा के तहत सुनवाई होगा। तो 2 अदालत की स्थापना करेगा, फौजदारी और दीवानी। दीवानी अदालत का जो मुखिया होता था, दीवानी अदालत के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। ठीक है, दीवानी अदालत का जो होता था वो यूरोपियंस होता था, यूरोपियन जज, है ना। मौलवी और हिंदू पंडित उनके भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। और यहाँ जो थे, ये दीवानी अदालत में फैसला सुनाता जो था वो मौलवी और पंडित के कहने पर, है ना। मौलवी जो था जो मुस्लिम कानून का डिफाइन करता था, और पंडित जो था वो हिंदू कानून को डिफाइन करता था। और इसी के आधार पर न्याय दिया जाता था यूरोपीय जज के द्वारा दीवानी अदालत में। ठीक है, फौजदारी अदालत में काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में रहते थे। फौजदारी अदालत जो था, फौजदारी अदालत जिसमें काजी और मुफ्ती कार्यरत थे, है ना। काजी और मुफ्ती ये भी न्याय कानून के तहत इस्लाम धर्म में रहते हैं। लेकिन इसका खासियत क्या था कि ये भी जो था ना, ये कलेक्टर की निगरानी में कार्य करता था। कलेक्टर, जिला कलेक्टर जो होता था, टैक्स वगैरह कलेक्ट करता था शुरुआत के समय में, उसी को बोलते थे। तो कलेक्टर का कार्य होता था फौजदारी अदालत पर ध्यान रखना, है ना, और उसकी सही सुनवाई वगैरह पर ध्यान रखना। चलिए, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। अब देखिए, इंग्लैंड का ये फोटो है जी, जिसने वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगा था। महाभियोग के बारे में हम पिछला क्लास में चर्चा कर चुके हैं, तो आप जा करके देख सकते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में जब किसी व्यक्ति पर कदाचार का आरोप लगाया जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स में, इंग्लैंड का बात है, तो उसको महाभियोग बोलते हैं। ठीक है, भारत में भी राष्ट्रपति पर महाभियोग का बात है। राष्ट्रपति जब साबित कदाचार में संलिप्त रहते हैं तो उसमें महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पर भी। देखिए, एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब स्थानीय कानून के अलग अलग व्याख्या कर देते थे। दिक्कत ही था, भारत में जो था वो क्षेत्रीय विविधता था। क्षेत्रीय विविधता के आधार पर जो था कुछ कानून व्यवस्था जो था वो क्षेत्रीयता पर भी निर्भर करता था, तो अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करने, समरूप लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों के भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। और एनवी हलहेट ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। मतलब 11 पंडित जो था वो न्याय व्यवस्था का, संपूर्ण कानून व्यवस्था का संकलन करके ब्रिटिश को दे दिया कि इसके आधार पर कानून का सुनवाई करना है, न्याय का सुनवाई करना है। अब उसको हिंदी में तो समझेगा नहीं, तो एनवी हॉलहेड जो था उसको इंग्लिश में अनुवाद किया, इंग्लिश में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीश के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर दी गई थी। मतलब मुस्लिम कानून का भी उसी प्रकार से काजी के द्वारा
कानून व्यवस्था लिखवा लिया गया और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। ठीक है, तो इसके अलावा अपीलीय अदालत का मतलब क्या होता है? ठीक है, अपीलीय अदालत या सदर निजामत अदालत का मतलब होता है वह अदालत जो किसी दूसरे अदालत के सुनाए गए फैसले को सुनाता हो, मतलब उससे मजबूत रहता है, उसी को बोलते हैं अपीलीय अदालत, है ना। जैसे अपना भारत का अपीलीय अदालत के रूप में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जिला न्यायाधीश द्वारा सुनाए गए मुकदमों को हाई कोर्ट में सुना जाता है और फिर उसके सुनाए गए मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है। ठीक है, भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। उसका मुख्य काम लगान और इकट्ठा करना था तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारी व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। कलेक्टर का कार्य क्या होता था? तो एक तरीके से पुलिस अधिकारी होता था, न्यायाधीश का भी कार्य करता था कलेक्टर। ठीक है, जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था उसका कार्य। कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिससे पुराने सत्ता केंद्र को हाशिए पर ढकेल दिया। मतलब कलेक्ट्रेट ऑफिस जो था एक नया सत्ता का केंद्र बन चुका था। चूंकि ब्रिटिश शासन था तो ब्रिटिश अधिकारी अपने हाथ में सत्ता लिए हुए थे, अतः इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कलेक्ट्रेट ऑफिस जो था, कलेक्टर के पास ताकत ज़्यादा हो गया था भारतीय नवाब और भारतीय अधिकारी के रिस्पेक्ट में, तो वह एक जो है प्रशासनिक सत्ता का केंद्र बन चुका था। इस कारण जो है वो मुख्य पुराने जो सत्ता केंद्र थे उसको हाशिए पर किनारे कर दिया गया था। मैं सबके शत्रु और उत्पीड़न पर महाभियोग चला रहा हूँ। देखिए वारेन हेस्टिंग्स पर जो महाभियोग चला था उसका एक प्रति दिया हुआ है इसमें। वारेन हेस्टिंग्स के महाभियोग की कार्रवाई के दौरान एडमंड वर्क महोदय उन पर महाभियोग चलाए थे। एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया जिनका एक हिस्सा इस प्रकार है ना। मतलब वर्क महोदय जो चलाए थे महाभियोग की प्रक्रिया। मैं उसके ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ, जिसके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया और जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया है। अतः मैं मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबका साझा शत्रु, सबके उत्पीड़न पर महाभियोग चला रहा हूँ। मतलब हेस्टिंग्स के बारे में ये वर्क महोदय भाषण देते हैं। ठीक है, कि मैं उस व्यक्ति और उस उत्पीड़क व्यक्ति पर महाभियोग चला रहा हूँ जो भारतीयों का शोषक है। ठीक, धर्मशास्त्र क्या होता है? तो धर्मशास्त्र के बारे में जानेंगे। संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिसमें सामाजिक तौर तरीके और आचरण के सिद्धांत की व्याख्या की जाती है। धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 से पहले लिखे गए हैं। ठीक है, तो सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जो धर्म की व्याख्या किसी किताब में किया जाएगा उसे ही क्या कहेंगे? उसे ही धर्मशास्त्र कहेंगे। सवार किसे बोलते थे? तो सवार जो होता था घुड़सवार को बोलते थे। मस्केट जो था पैदल सिपाही था, इस्तेमाल की जाने वाली एक बंदूक था। पैदल सिपाही के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक बंदूक था। पैदल सिपाही के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक बंदूक था। मैचलॉक शुरुआती दौर में बंदूक था जिन्हें बारूद को माचिस से चिनगारी दिया जाता था। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में। कंपनी की फौज किस प्रकार की थी? ठीक है, तो कंपनी के साथ भारत में शासन सुधार के नए नवाचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्यतः घुड़सवार और पैदल सेना थी। उन्होंने तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती। देखिए ये कंपनी के फौज के पूर्व के सैन्य गठन की बात करता था, जिसमें मुगल शासक जो थे 3 प्रकार का सेना रखते थे: घुड़सवार, पैदल सैनिक और तीरंदाजी सैनिक। ठीक है, ग्रामीण इलाके में शस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। ठीक है, मतलब ऐसा किसान जो शस्त्र धारण करते थे, लड़ाई के वक्त लड़ाई करने के लिए जाते थे, नहीं तो फिर खेती किया करते थे। स्थानीय जमींदार, मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही, मतलब जमींदार भी पैदल सिपाही मुहैया कराया करते थे। तो इस प्रकार का सैन्य गठन ब्रिटिश से पूर्व था।
18वीं सदी में अवध बनारस जैसी रियासत में किसान भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा। तो यह इनकी सूरत बदल गई, यानी कि ब्रिटिश जो था, ब्रिटिश जब सैन्य का गठन करना शुरू किया तो वो सैनिक प्रशिक्षण देना शुरू करता है, ठीक है। तब सेना का सूरतें बदल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपॉय, जो भारतीय शब्द में सिपाही से ही बना है, आर्मी कहते थे, ठीक है। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। जब युद्ध का तरीका चेंज हुआ, गोला बारूद का ज़्यादा इस्तेमाल शुरू होना हो गया, गाड़ी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल शुरू होना हो गया, तो घुड़सवार टुकड़ी की ज़रूरत जो है वो कमते चली गई, खास करके तोप गोला का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ेगा तो, ठीक है। इस इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, ठीक है। मतलब ये करता क्या था, दूसरे जगह सब, भारत में सब जगह ही लड़ते रहता था जी। जहाँ सिपाही मास्केट, तोड़दार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते, वहाँ जो थे वो सिपाही जो थे तोड़दार बंदूक, मतलब इस प्रकार का बंदूक यूज करते थे। जैसे आमतौर पर मुगल बादशाह जो बंदूक ने तीरंदाजी का प्रयोग किया करते थे, गोला बारूद का प्रयोग किया करते थे, लेकिन ये लोग एक तरीके से चलता फिरता कह सकते हैं उस समय के हिसाब से। ये चलता फिरता एक तोप सबके हाथ में थमा दिया गया था बंदूक के रूप में, उसी को तोड़ेदार बंदूक या मैचलॉक कहा जाता था। कंपनी की सेना के सिपाही को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। तो इस प्रकार का सेना व्यवस्था का गठन किया गया था। देखिए एक सिपाही का फोटो दिया हुआ है ना, ब्रिटिश सिपाही का। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और सुशासन सिखाया जाने लगा था। मतलब ब्रिटिश सिपाही जो थे उनको प्रशिक्षण दिया जाता था, ठीक है, समय समय पर उनका अभ्यास भी कराया जाता था। तो देखा जाए तो भारतीय जो सैनिक होते थे उनसे काफ़ी कूटनीति या फिर लड़ने में माहिर हुआ करते थे, ठीक है। अब उनका जीवन पहले से ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी। जैसे कि सैनिक जो थे, अब सैनिक पेशेवर ही हुआ करते थे। पहले जो थे वो किसान भी सेना के रूप में कार्य करते थे, जमींदार भी सेना के रूप में कार्य करते थे वक्त पड़ने पर, लेकिन अब जो थे वो सिर्फ पेशेवर सिपाही जो हुआ करते थे, वो और कोई काम किसी का कार्य नहीं किया करते थे। सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। लेकिन भारत में भला जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वह खुद अपने को समुदाय का सदस्य मानने की वजह से सिपाही मान सकते थे? नहीं। ऐसा मानना कोई, जैसे आज अभी के समय में देखा जाए तो धर्म और ये सब को छोड़ नहीं सकता है। हालांकि अभी भी देखा जाएगा तो अभी भी जाति है कि जाति नहीं, कुछ नहीं होगा तो शादी ब्याह के वक्त जाति धर्म का बात आइए जाएगा, उससे पहले जितना हो जाए तो, है ना। तो भारतीय समाज जो है वो धर्म से प्राचीन समय से ही जुड़ा हुआ है। सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन थे, इस बात से एहसास में जो बदलाव आ रहे थे उनको सिपाही ने किस तरह देखा। 1857 का विद्रोह में सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखता है। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में, मतलब सिपाही जो महसूस करता था वो क्या, जैसे धर्म से जुड़ा हुआ रहता था और सबको, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब वर्ग से रहते थे सिपाही में, सबको एक साथ खाना पड़ता था, एक साथ रहना पड़ता था, एक साथ सोना पड़ता था। लेकिन जो धार्मिक समाज में, जो हमारे समाज में जो जाति के आधार पर भेदभाव होता था, तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, है ना। इस कारण जो है आगे चल करके विरोध का सामना भी करना पड़ जाता है, ठीक है। निष्कर्ष देखेंगे, देखिए चैप्टर का निष्कर्ष क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी बढ़ते बढ़ते भौगोलिक उपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने की प्रक्रिया तेज हुई, तब समुद्र में भारत पहुंचने में 6 माह का समय लगता था। देखिए जो, मतलब
एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी एक व्यापारिक कंपनी थी, भौगोलिक उपनिवेश की स्थापना के रूप में वो आगे आई। 19वीं सदी की शुरुआत में जो है वो भाप की शक्ति यानी कि वाष्प इंजन का आविष्कार हो चुका था। समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने का 6 से 8 माह का वक्त लगता था। अब वो भाप की शक्ति का प्रयोग करके महज 3 से 4 हफ्ते में तय कर लिया जाता था। अब इससे ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज के परिवार भारत और दूर दराज के देश से आने लगे थे। जल्दी जल्दी चलाने के कारण ज़्यादातर लोग जो है भारतीय उपमहाद्वीप में आकर बसने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप में 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका। 1857 का विद्रोह जो था उसमें 78% पर सीधा शासन था और 63 मतलब संपूर्ण भारत पर तो था ही, इनडायरेक्टली सब पर वो अधिकार करके रखता ही है, लेकिन 78% पर डायरेक्टली उसका नियंत्रण था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। अप्रत्यक्ष प्रभाव भी रहेगा, जैसे सहायक संधि प्रणाली था, राज विलय की नीति था, ये सब अप्रत्यक्ष प्रणाली ही था ब्रिटिश उपनिवेश के लिए। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो संपूर्ण भारत को अपना नियंत्रण में ले चुकी थी। तो चैप्टर नंबर 2 समाप्त हो चुका है। तो अगर आप पीछे का क्लास नहीं किए तो जा करके आप पीछे का क्लास कर सकते हैं, है ना। क्लास में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। अगर आप अभी तक क्लास में बने हुए हैं, इसका यह मतलब है कि आपको क्लास करने में अच्छा लग रहा है, तो आप मित्रों के साथ शेयर कर देंगे। और अगर चैनल से आज आप अगर जुड़ जाते हैं तो आपको वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेगा, है ना। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है।